होने जा रही थी 14 फरवरी को शादी। इसी बीच प्रेमिका को पता चलते ही पहुंच गई बीच शादी में और रिश्तेदारों व स्थानीय तमाम लोगों के बीच प्रेमिका ने मचाया तांडव। हंगामा देख दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से किया इनकार। दुल्हन अपने परिवारजनों के साथ वापस घर लौट आई। आपको बता दें कि चिनौर थाना क्षेत्र के ग्राम बनवार गांव में 14 फरवरी को योगेंद्र उर्फ कृष्णा जाट निवासी ग्राम बनवारी की शादी शीतल मैरिज गार्डन से बड़े ही धूमधाम से होने जा रही थी। तभी भावर पड़ने से पहले पहुंची प्रेमिका उसने सभी रिश्तेदारों व तमाम स्थानीय लोगों के बीच आप बीती सुनाई और किया जोरदार हंगामा। प्रेमिका का हंगामा देख दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद शादी होने से रुक गई। प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी दुल्हे ने मेरे से पहले ही कर ली थी शादी। मेरे साथ पिछले कई सालों से है रिलेशनशिप में। प्रेमी बनवार निवासी युवक योगेंद्र उर्फ कृष्णा जाट की प्रेमिका ने नहीं होने दी शादी। एक लड़का और लड़की 2020 के पूर्व से लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे, तो 2020 में इनके आपस से संबंध खराब हो गए। तो इनके द्वारा फिर लड़की के द्वारा थाना घाटी गांव में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था 0 पर, जो गिरवाई थाने में असल अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसके अलावा एक माधोगंज में भी FIR दर्ज 2024 में कराई थी, लेकिन हाई कोर्ट में दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया था। और लड़की का कहना था कि कंप्रोमाइज़ इसी शर्त पे किया था कि हम इसके साथ शादी करेंगे। लेकिन जब लड़की को पता लगा कि वो लड़का दूसरी जगह शादी कर रहा है, तो बनवार गांव में उसकी बारात आई हुई थी, तो इसी दौरान लड़की आ गई और उसने अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया और बिना शादी के लड़का वापस लौट गया। लड़का कहाँ का निवासी है सर? लड़की कहाँ की है? लड़की जो गिरवाई की इधर की रहने वाली है और ये गुनाह का साइड का लड़का है, बनवार से। कोई कानूनी कार्रवाई लड़की की तरफ से की गई है? चूँकि वह वैध पत्नी नहीं है, इसलिए कानूनी कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता उसका। वो आपसी सहमति के आधार पर संबंध थे, इसी आधार पर उसने शादी रुकवाई है। मैं एक लड़के को जानती हूँ 8 साल से, जिसका नाम कृष्णा योगेंद्र जाट है, बनवार का रहने वाला है, थाना चिनौर है। और हम दोनों पिछले 7-8 साल से रिलेशनशिप में साथ में हैं। और अभी उसने शादी है उसकी आज फरवरी में 14 फरवरी की आज इस वक्त उसकी शादी है। और कोई मेरी सुन नहीं रहा है। चिनौर की थाने की पुलिस मेरी कोई नहीं सुनी। सुबह से मैं परेशान हो रही, करीब 8 से 10 दिन हो गए मुझे थानों के चक्कर लगाते लगाते। और मैंने SP ऑफिस में भी आवेदन लगाया, जिसके ऊपर पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी बात को टाला जा रहा है। यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या कदम उठाओगे? मैं अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं है। तो आपके घर वालों को पता है इसको कि आप यहाँ पे हो? आज मेरे घर वालों को आज पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। ये माँ बाप तो घर पे है भी नहीं है। मुझे जब 2-4 दिन पहले ही पता चला कि इसकी शादी है, तो मैंने आवेदन लगाया, तो कोई मेरी सुन नहीं रहा है। इस लड़के के परिवार वालों ने कुछ कहा या लड़के ने कुछ बोला आपको? हाँ, मुझसे बोला था कि मैं शादी करूँगा और तू किसी दूसरी जगह शादी मत कर। 8 साल से इसने मुझे किसी दूसरी इंसान से या परिवार में शादी नहीं करने दी। और जहाँ की भी तो उसने छुड़वा दी। और छुड़वाने के बाद चोरी छुपे आज ये किसी और से शादी कर रहा है, हमें झूठ बोल के, जिसका मुझे पता भी नहीं चला कब क्या है और क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहते हो आप? मैं तो यही कहूँगी कि इसकी शादी रुकवा दिया जाए आज। और शादी रुकवाने की समस्या मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन ये लोग कुछ सुन नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की इन लोगों से बात करने की, कोई कुछ नहीं सुनना। डबरा के पिछोर थाना क्षेत्र का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस पर जबरदस्ती सीएम हेल्पलाइन बंद कराने का आरोप लगाती हुई एक पीड़ित महिला सामने आई है। बता दें, पूरा मामला पिछोर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का शिकायती आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही ना होने पर उसने सीएम हेल्पलाइन लगाई, जहां से यहां पूरा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल पिछोर थाना क्षेत्र के ग्राम सकतपुर निवासी उषा केन ने पिछोर थाने में 25 सितंबर 2024 को एक आवेदन दिया था और आवेदन के माध्यम से उसने पुलिस को बताया कि उसके पति बंटी केन ने पहले से शादी शुदा रहते हुए एक अन्य महिला के साथ दूसरी शादी कर ली एवं
कहा अब मेरे साथ मारपीट कर रहा है। आवेदन देकर महिला ने पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई थी, लेकिन 4 माह से अधिक का समय हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो वही उक्त पीड़ित महिला ने मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर से पिछोर थाना प्रभारी निरीक्षक बलविंदर ढिलन ने उक्त महिला की समस्या का निराकरण करने के लिए डबरा एसडीओपी कार्यालय बुलाया है। क्या मामला है? आप एसडीओपी कार्यालय आएंगे डॉक्टर? मेरा मामला ये है कि 5-6 महीने पहले मेरे पति ने शादी कर ली दूसरी। मैं ग्वालियर रहती है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही हूँ अपने मायके में। तो मेरे को पता चला कि इसने सोशल मीडिया पर डाल रखा, मेरे पति ने वो शादी कर ली उसने दूसरी। तो मैं पिछोर थाने में आवेदन लगाने के लिए आई थी, मैं तो एफआईआर कटवाने के लिए आई थी। वो बोले मैडम आप आवेदन लगा दो, आपका समाधान हो जाएगा। मैंने चला ठीक है। फिर मैं अपने ग्वालियर चली गई। फिर मैं फ़ोन लगाती रही, प्रदम सिंह कोई तोमर है कोई उनको वो बोल रहे थे कि ठीक है मैडम देख लेंगे। फिर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाया मैडम। तो बोल रही थी कि हाँ आपका समाधान हो जाएगा, आप थोड़ा समय रखो। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने दूसरी बार भी लगाया सीएम हेल्पलाइन, तो बोल रही थी आपका समाधान, मैंने आपको वो तो OTP भेज दी है आपके पास, तो मतलब जो भी आपका समाधान हो जाएगा। फिर आज जाके मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास, TI मैडम का, सुबह 10 बजे के टाइम के, मैडम आप SDOP कार्यालय आप आ जाइए, आपका समाधान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं यहाँ डबरा आ चुकी हूँ। तो क्या मुझे डबरा पे बुला के यहाँ पे कार्यालय में OTP लेने के लिए बुलाया था क्या? OTP क्या? सीएम हेल्पलाइन के लिए? सीएम हेल्पलाइन की OTP कट करने के लिए मुझे बुलाया गया था, बंद करवाने। हाँ, आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ सर। आपकी ससुराल कहाँ थी और पति? मेरी ससुराल है डबरा, वो जी पिछोर के 60 वो है सकतपुरा गाँव, वहाँ मेरी ससुराल है सकतपुरा में। क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ मेरे पति ने मेरे होते हुए शादी कर ली, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपकी बिना अनुमति की OTP ली है? हाँ बिना अनुमति की OTP ली है सर। मुझे बोल रहे थे, मैं मैडम से बात कर रही थी, वो व्यक्ति आया मेरे से बोल रहा मैडम जरा रुको तो मैडम आपके पास एक OTP आ जाएगा, वो दे दो मुझे। मैंने कहा कुछ चीज़ की OTP दे रहे होंगे, मुझे तो पता नहीं। मैंने दिखा दी, फट डायल कर दी उसने OTP और बस सीएम हेल्पलाइन काट दी उसने। तो आप शिकायत बंद कराना नहीं चाहती? शिकायत बंद कराना मेरी जब समाधान हो जाएगा तभी तो मैं शिकायत बंद कराऊंगी सर। बिना समाधान पे इसे बंद करवा दो। आप अपने पति से कब से अलग रह रही हैं? मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ, करीबन मुझे 3 साल हो गए। आप ससुराल नहीं जाते थे? ससुराल आती रहती हूँ ना, मैं जाती हूँ तो मुझे मारता पीटता है, फिर भगा देता है, फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ। उसकी शिकायत करी थी आपने? तो हाँ मेरे पास बहुत सारे आवेदन पड़े हैं। एफआईआर नहीं होती पिछोर थाने से। क्या चाहती हैं आप? मुझे पिछोर थाने से एफआईआर हो या डबरा से हो, मुझे अपने पति की एफआईआर करवानी है। वाली युवती का कहना है कि पिछोर थाना पुलिस ने उसकी जबरन 181 बंद करवाई। क्या मामला? पिछोर थाना क्षेत्र के तहत आज सीएम हेल्पलाइन का एक शिविर लगाया गया था। तो उसमें थाटीपुर से एक महिला आई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि पिछले 3 वर्ष से उनका भरण पोषण का केस न्यायालय में चल रहा है। उनके जो पति हैं उनके द्वारा कोई दूसरी विवाह कर लिया गया है और जिसके लिए उन्होंने मेंटेनेंस और भरण पोषण का केस लगाया है। फरियादिया को यहाँ शांति से सुना गया और फरियादिया को यह अवगत कराया गया कि अगर संबंधित न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस या वारंट या समन्स जारी होता है तो उसको संबंधित जो उनके पति हैं उनको तामील कराया जाएगा और आगे जो भी न्यायालय का निर्णय होगा मेंटेनेंस का वो आपको मिलेगा। ये भरण पोषण का जो प्रकरण है वो पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं है, अतः इसमें पुलिस प्रारंभिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। जो फरियादियाँ थी उन्होंने अपने वकील से बात की थी और अपने वकील से संतुष्ट होने पर उन्होंने शिकायत को संतुष्टिपूर्वक बंद कराया। उसका कहना रहा सर फरियादिया का कि मुझे बिना बताए मेरा OTP लेकर शिकायत बंद। नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से ये संभव नहीं है। जो मोबाइल नंबर होता है वो फरियादिया का ही रहता है। उन्होंने अपने वकील से बात की थी और वकील के उनके वकील हैं उन्हीं के बताए अनुसार उन्होंने कार्रवाई इसमें की है। और अगर फरियादिया फिर भी लगता है कि उन्होंने अगर नहीं सुना है तो पोर्टल ओपन है, उसमें हर व्यक्ति को जो संतुष्ट है उसे शिकायत लगाने का अधिकार है, वो पुनः लगा सकते हैं। गोपाल जायसवाल बने अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, समाजजनों ने दी बधाई।
उन्हें यहां नियुक्ति पत्र सौंपते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर मोदी ने कहा कि गोपाल जायसवाल को संस्था के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला अखिल भारतीय जायसवाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में किया गया। गोपाल जायसवाल ने कहा कि जायसवाल समाज की प्रगति, कल्याण एवं विस्तार के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसे निभाने और अपने समाज की कसौटी पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। महासभा के संरक्षक प्रकाश चौधरी, राष्ट्रीय संरक्षक अशोक जायसवाल की अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति की गई है। जायसवाल समाज के सदस्यों ने गोपाल जायसवाल को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई दी है। तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। होली मिलन समारोह का मेरा एक ही उपदेश था कि सबको साथ लेकर चलना, सबको एक बंधन में बांधने का, ये मेरा विचार था कि सब आएँ और एक साथ हम होली मिलन का इस रूप में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस दरमियान कि एक छत के नीचे हम सबका मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसीलिए मैंने एक छोटा सा ये होली मिलन के समारोह का आयोजन किया था। सबकी इस विषय में मेरी सबसे अलग अलग बात मतलब होती रहती हैं, सबसे कहीं कोई इस संगठन के विषय में जब तक जहाँ तक मैं सोचता हूँ, कुछ जितनी बार मैंने सदस्यों से बात की है, हर बार कहीं मुझे काम है, कहीं मुझे जाना है, कहीं मैं बाहर हूँ, कहीं मैं अंदर हूँ, मुझे नहीं आना है। तो ये बात है संगठन, अगर आप संगठन में जुड़े हैं तो संगठन का भी मान रखिए। अगर आप संगठन के प्रति हैं, अगर आप संगठन में आप ज्वाइन किया है, ये नहीं आपने कार्ड बनवाया और उसको कार्ड को लेकर बैठ गया आप। अगर संगठन में आप कार्य करना चाहते हैं तो संगठन। उज्जैन में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 2028 के सिंगस्त में पर्याप्त बजट है। केंद्रीय बजट से पूरा भारत देश में एक सौगात है। कई विशेष मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी डिप्टी सीएम ने जानकारी। 2025-26 का केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि टाइम तो बीच में काफी लंबा हुआ है, सबकी जानकारी में है बजट का पूरा विवरण, लेकिन पार्टी की ओर से भी ऐसा निर्देश था कि भाई सारे हमारे पत्रकार साथियों के साथ में एक बार मध्य प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर के साथ में बातचीत होना चाहिए। यह बजट देश के विकास का बजट था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे। आप सबके माध्यम से, प्रेस के साथियों के माध्यम से और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, कुशल वित्त मंत्री, और 8वां बजट उन्होंने पेश किया। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि 2047 में हमारा देश पूरे विश्व में विकास की श्रेणी में नंबर 1 पर आ गया और 2047 में देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 25 साल का रोड मैप सामने रख करके बजट के बारे में विचार किया कि आने वाले 25 सालों में जब देश हमारा आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो देश हमारा कैसा हो, उसका कैसा रोड मैप बने, किन बिंदुओं पर हमको काम करना चाहिए, ये सारी बातें सामने रख करके बजट प्रस्तुत हुआ। सबका साथ, सबका विकास
विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को भी पूरा करने का काम हो, सर्वस्पर्शी हो, सभी वर्गों का समावेश हमारे इस बजट में मिले। मुख्य रूप से 4 बातें जो मोदी जी ने सामने रखे विषय की, एक तो गरीब आदमी, वो चाहे किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन गरीब हो, किसान, महिलाएं,